नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही मैत्री त्रिपाठी। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं और सर्दियों के साथ ही आपके घुटनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो आज आपके लिए ये शो बेहद खास है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात देश के जाने माने डॉक्टर से करवाएंगे, जो आपको घुटनों के दर्द से निजात दिलाने की सबसे सही सलाह देंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं कानपुर से डॉक्टर आर.के. सिंह, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी के ग्लोबस हॉस्पिटल से हैं। साथ ही देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट हिमांशु कोच्चर जुड़े हैं और इनके साथ ही नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग के हेड और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अतुल मिश्रा हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। पहला सवाल मेरा डॉक्टर हिमांशु कोच्चर से है। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आर्थराइटिस की बात करें तो बैरोमीटर प्रेशर होता है, एक उसमें नर्व में कहीं ना कहीं प्रेशर से जो दर्द होता है, क्या उससे बचने का भी कोई तरीका है? आर्थराइटिस कहने का ये मतलब है कि किसी वजह से जोड़ खराब हो गया। आर्थराइटिस किसी भी जोड़ का हो सकता है शरीर में। मुख्यतः ये जो होता है ये हमारे जो वजन लेने वाले जोड़ हैं, खासकर घुटने का जोड़, कूल्हे का जोड़, इसमें होता है। आर्थराइटिस जो होता है जैसे जोड़ किसी तरह से भी घिस गया, जैसे चोट लगने की वजह से घिसना या फिर मोटापे की वजह से या वजन से की वजह से घिसना। कई बार जो आर्थराइटिस होता है ये हेरिडिटरी भी होता है। एक जो जोड़ा वाला आर्थराइटिस होता है जिसे हम गठिया कहते हैं या रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस के कई कारण हैं, ये सब जो प्रमुख कारण है आर्थराइटिस के। डॉक्टर हिमांशु, आप दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो आर्थराइटिस की समस्या से बचे हुए हैं या फिर बचना चाहते हैं आगे भी? अच्छा है, जब सर्दियां पड़ती हैं तो जैसे ये साइंस का प्रिंसिपल है कि कुछ भी चीज को अगर ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। उसी सिकुड़ने की जो एयर होती है, हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, तो उसमें जो बैरोमीट्रिक प्रेशर एक चीज होती है जो सर्दियों में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे नर्व एंगल्स होते हैं हमारे जोड़ों के अंदर वो सेंसिटिव होते हैं प्रेशर चेंजेस के। तो उसकी वजह से जो आर्थराइटिस जॉइंट है उन्हें पेन या स्टिफनेस रह सकती है। तो इसलिए अपने आप को ठंड से बचा के रखें, मतलब वार्म एनवायरनमेंट में रहें और अंदर गर्म कपड़े पहने, तो और अपने आप को ठंड से बचाएं। डॉक्टर हिमांशु, अगला सवाल भी आप ही से है। सर्दियों के मौसम में मसाला चाय, चॉकलेट, गर्म खाना और कफ पहन के जो आदमी का दर्द होता है वो कम हो जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, इसका इलाज कैसे करें? जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो एटमॉस्फेयर जो वेदर चेंजेस होते हैं उससे भी जॉइंट में स्टिफनेस या पेन बढ़ सकता है। जिस तरह की सर्दियों के अंदर जॉइंट के अंदर पेन या स्टिफनेस बढ़ जाता है क्योंकि जो बैरोमीट्रिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसके जो हमारे जो नर्व एंगल्स होते हैं, जो हमारे जो नर्व एंगल्स होते हैं वो प्रेशर सेंसिटिव होती है, तो जिसकी वजह से ये उसको पेन और स्टिफनेस से पेशेंट परसीव करता है कि मेरे को पेन और स्टिफनेस ज्यादा हो रही है उसकी वजह से। अगला सवाल मेरा डॉक्टर आर.के. सिंह से है। सिंह साहब, ये बताइए आर्थराइटिस के मुख्य कारण क्या हैं? क्या ये उम्र से जुड़ी बीमारी है या फिर जीवनचर्या जो है उससे जुड़ी हुई बीमारी है? देखिए, आर्थराइटिस शब्द का मतलब होता है जोड़ में सूजन। तो ऐसी जितनी भी गठिया है उन सभी को कॉमन शब्द आर्थराइटिस यूज किया जाता है, लेकिन जो उम्र से जुड़ी हुई गठिया की आप बात कह रहे हैं उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। जैसे आज की डेट में भारतवर्ष में करीब 17% लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से किसी न किसी तरह से ग्रसित हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी भी बड़े परिवार में, हर परिवार में एक किसी न किसी व्यक्ति को घुटनों की गठिया, कूल्हे की गठिया, कमर की गठिया जैसी तकलीफ मिल जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि उम्र के साथ दिस इज ए पार्ट ऑफ डीजेनेरेटिव प्रोसेस,
नहीं, जैसे उम्र के साथ कोई आदमी गंजा हो जाता है, एक आदमी नहीं होता, उसी तरह किसी आदमी को आर्थराइटिस हो जाती है, किसी को नहीं होती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र से संबंधित है। अगर आपकी जीवन शैली बहुत स्ट्रेसफुल है, पुरानी चोटें लगी हैं, या कभी आप इस तरह का काम करते रहें कि जोड़ों पर अधिक भार वगैरह पड़ता रहे, उन लोगों को जल्दी हो जाती है। डॉक्टर सिंह, युवाओं में ये समस्या बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? ये देखा जा रहा है कि आजकल हमारे पास 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष के लोग भी घुटने की गठिया लेकर के आते हैं। ये सीधा सीधा इसका संबंध हमारी जीवन शैली से, कि हम किस तरह का खान पान कर रहे हैं, किस तरह से हम सेहत के लिए एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, हम प्रॉपर डाइट में जो चीजें हमें इतना प्रोटीन और इतने फ्रूट्स, इतने वेजिटेबल्स, ये सब चीजें होनी, वो रेगुलर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। उसके अलावा जो हमारा वाहन है, चाहे हम वो टेम्पो में चल रहे हैं, चाहे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो जो ये वाइब्रेशन ये होता है और जो रोड्स के जर्ट्स होते हैं, या हम ऐसे बहुत से लोग काम हैं जो घंटों सुबह से शाम तक खड़े रह के दुकान पे काम करते हैं, तो लगातार एक जोड़ पे लगातार प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा कुछ हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे काम काज करने के ढंग से भी प्रभावित होता है। क्या जोड़ों का किसी गतिविधि के कारण दर्द बढ़ जाता है? अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं और बाकी की चीजें खाते हैं, या आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो सूजन और दर्द दोनों ही बढ़ते हैं और आर्थराइटिस भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि शुरुआत में भी अगर ध्यान आपने नहीं दिया, आपको दर्द हो रहा है, फिर भी आपने बदपरहेजी की, तो इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। और आर्थराइटिस अगर शुरुआती दौर में है तो उसको एड्रेस करना रिलेटिवली ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि आप उसको लास्ट स्टेज में एड्रेस करें। डॉक्टर हिमांशु, नी का जो सबसे प्रमुख जॉइंट है, उसमें किस तरह से इफेक्ट करता है आर्थराइटिस? देखिए, आर्थराइटिस अगर कम उम्र में हो, और जैसे गठिया वाला जो आर्थराइटिस है उनका, और अर्ली स्टेजेस जिसे हम आर्थराइटिस की कहते हैं, उनमें दवाओं का, जीवन शैली का, वजन कम करने का, इन सब का रोल होता है। लेकिन आर्थराइटिस जब इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि जोड़ टेढ़े होने लगे, जो मूवमेंट है वो कम होने लगे, तो फिर सर्जरी, या जिसे हम शल्य चिकित्सा कहते हैं, सर्जरी का रोल बीच में आता है। तो एक तरह से ये पहले हमें ये पता लगाना है कि मरीज किस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में है, फिर उसके हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट है वो निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये पहले असेस करना बहुत जरूरी है कि अगर किसी मरीज को आर्थराइटिस है तो वो किस स्टेज में है, शुरुआती दौर में है, क्या उसको दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर वो इतने आगे तक पहुंच गया है कि अब सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर हिमांशु, ये भी बताइए, आर्थराइटिस का फिर इलाज क्या है? देखिए, आर्थराइटिस एक बढ़ने वाली बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिजीज है। जैसे कई सारी चीजें आती हैं, कई तरह के तेल आते हैं, कई लुब्रिकेंट इंजेक्शन भी आते हैं कि हर साल में एक लगना चाहिए। ऐसा है, ये सब चीजें आपको मोमेंटरी रिलीफ दे सकती हैं। अगर आपका आर्थराइटिस इतना है कि आपकी जीवन शैली को खराब कर रहा है, मतलब जो हमारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ है उनको नहीं कर पाता है, नहीं मतलब कर पा रहे हैं, उसकी वजह से तो आपको एक जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का परामर्श करना चाहिए। और फिर जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी साइंटिफिक प्रूवन जो मेथड है उनको अडॉप्ट करना चाहिए, रादर देन मतलब किसी की कही सुनी या जो कई ऐसी चीजें जो मार्केट में है इनको अडॉप्ट करने के बजाय। यानी कि अगर आपको तकलीफ है, आपको रोजमर्रा के कामों में तकलीफ आ रही है, तो खुद ही उसको टालते न जाएं, कुछ भी दवाई लेकर ल्यूब्रिकेंट से इस्तेमाल करके, या फिर कई ऑयल्स आते हैं मार्केट में, उनका इस्तेमाल करके आप उसको टालें ना, बल्कि किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से और ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये जरूरी है जानना कि आपके आर्थराइटिस की जो समस्या है वो किस स्टेज की है। डॉक्टर सिंह, आर्थराइटिस के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अगर किसी को आर्थराइटिस है, उसको पता चल गया, स्टेज का पता चल गया, तो कैसे एहतियात क्या क्या रखें? ये देखा गया है कि अगर किसी के माता पिता को पहले से आर्थराइटिस रहती है तो उन लोगों में
आर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें हमें उम्र से रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ाने के कारण होती हैं, उनका पहले ही हमें सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे हमें खान पान में सावधानी रखनी चाहिए, हमें रेगुलर बेसिस पे व्यायाम करना चाहिए, टाइम टू टाइम साल 2 साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए कि हमारे बोन्स में कोई कैल्शियम की कमी या विटामिन की कमी तो नहीं हो रही है, हमारे कार्टिलेज में कोई वियर आउट तो नहीं हो रहा है, या हमारे डाइट में कोई ऐसी खास कमी है जिसकी वजह से हमारे कार्टिलेज कराना चाहिए कि हमारे बोन्स में कोई कैल्शियम की कमी या विटामिन की कमी तो नहीं हो रही है, हमारे कार्टिलेज में कोई वियर आउट तो नहीं हो रहा है, या हमारे डाइट में कोई ऐसी खास कमी है जिसकी वजह से हमारे कार्टिलेज जल्दी डिजनरेट करते हैं या डिजनरेट नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम टाइमली रहते हुए डॉक्टर से सलाह लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, अगर जरूरत हो तो कैल्शियम विटामिन आदि सप्लीमेंट्स लें, तो इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। बिल्कुल, तो इसीलिए कहा भी जाता है कि रेगुलरली आपको एक फुल थरो चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए कि आपके बॉडी फ्लूइड्स जो हैं, जो मिनरल्स बॉडी को जरूरत होती है, जिनकी विटामिन की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है बोन्स को, क्या वो पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में है, और अगर नहीं है तो समय पर कैसे उनको रिप्लेनिश किया जा सकता है। इन तमाम चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए और अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। डॉक्टर हिमांशु, क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी रोगी के लिए सुरक्षित और उपयोगी है? ऐसा है कि जैसे कंप्यूटर हमारे जीवन की हर शैली में आ गया है, हर जगह आ गया है, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम जो दफ्तर में भी आजकल कर रहे हैं, इसका यूज है कि जो भी एरर है उसको एलिमिनेट करने के लिए, मतलब हमारा उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है सर्जिकल प्रोसीजर की। जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट जो करते हैं उसको हमें मैकेनिकल एक्सिस के करीब 3 डिग्री के अंदर डालना चाहिए, और कंप्यूटर हमें हेल्प करता है कि हम एक्यूरेटली उसको उस फिगर के अंदर डालें। इससे इसका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जिसे कहते हैं जॉइंट, जैसे कहते हैं कि मेरी ये भी पूछते हैं कि कितने साल चलेगा जॉइंट। हाँ, अगर कंप्यूटर द्वारा अगर जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है तो उसकी लाइफ में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट बिल्कुल सटीक होता है, या मतलब विदाउट एरर होता है। बिल्कुल, तो अभी जो आजकल मेथड्स अपनाए जा रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए, TKR के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए, उनमें काफी हद तक कामयाबी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है, लोगों को उसके बाद दिक्कतें नहीं होती हैं और काफी दिन तक ये सर्जरी चलती है, ऐसा हमारे डॉक्टर्स का मानना है। डॉक्टर हिमांशु, मरीज को सर्जरी से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जॉइंट रिप्लेसमेंट के पास के बाद मरीज सब तरह के काम कर सकता है। सब तरह के काम, जिस तरह कहने का मतलब है कि रोजमर्रा के जो काम है वो कर सकता है। जितनी भी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं, जैसे साइकिलिंग है, गोल्फ खेलना है, जैसे ट्रेडमिल पे चलना है, ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो थम्प वाली एक्सरसाइज है, जो हैवी इम्पैक्ट एक्टिविटीज हैं, जैसे कि रैकेट स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, ये सब चीजें नहीं कर सकते आप। जो भी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज है वो कर सकते हैं। यानी कि एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन से बचना होता है उसके बाद, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में आपको जो भी गतिविधियां करनी है, उठना बैठना, थोड़ा बहुत दौड़ना, इन सब चीजों में आपको काफी आराम मिल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी रोजमर्रा की जो डे की रूटीन्स हैं वो कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, इसके इलाज के लिए तमाम विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे दवाइयां हैं, इंजेक्शन आप बता रहे थे, जो कि लोगों को मिसलीड भी करते हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? इसमें यहाँ ये समझ लेने की बात बहुत जरूरी है कि आर्थराइटिस की 4 अवस्थाएं होती हैं। जो शुरुआती अवस्था है, इसमें दवाओं से, इंजेक्शन से, व्यायाम से ये सुधार हो सकता है और ठीक हो सकती है। इसी तरह आप दूसरी अवस्था में आते हैं। दिस मीन्स आपका कार्टिलेज इरोजन अच्छा खासा हो गया है, लेकिन जॉइंट स्पेस मेंटेन्ड है। तो इस कंडीशन में 2 चीजें हैं कि जैसे आपके घुटने की कटोरी की सतह खुरदरी हो गई है, तो हम लोग दूरबीन वाला ऑपरेशन करके कॉन्डोप्लास्टी कर देते हैं। इसी तरह जोड़ में इंजेक्शन डाल देते हैं जिससे कार्टिलेज की ग्रोथ बेटर हो जाए, कार्टिलेज रीजनरेशन बेटर हो जाता है। इसी तरह नया पद्धति आ गई है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो उसमें क्या करते हैं, हम आपके शरीर से मेसेंकाइमल टिश्यू जहां पे स्टेम सेल अधिक होते हैं उनको ले लेते हैं और उनको लैब में स्पेशल तरह से कल्चर किया जाता है।
बिल्कुल, तो तमाम वो तकनीकें आ गई हैं जिससे एकदम नेचुरल तरीके से उपचार किया जा सके, मरीज को कम से कम तकलीफ हो, रिकवरी का समय बहुत कम हो और उसके बाद उसको फौरन फील बिल्कुल ना हो। डॉक्टर हिमांशु, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्या रिस्क हैं? ऐसा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पहले भी मैंने बताया कि ये एक सेफ सर्जरी है, इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता है। लेकिन जैसे हर सर्जरी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नीज रिप्लेसमेंट में जैसे किसी भी सर्जरी में जैसे एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, वो इस सर्जरी के साथ भी रहता है। और बेसिकली दूसरा ये है कि जो डालते टाइम कई बार क्या होता है कि हड्डी इतनी कमजोर होती है कि उसमें क्रैक हो सकता है या फ्रैक्चर हो सकता है। वो हमारे पास उस टाइम उसको डील करने के लिए सब यंत्र वगैरह होते हैं। तो प्रमुखतः इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ओवरऑल एक सेफ सर्जरी है। बिल्कुल, तो रिलेटिवली बहुत ही सेफ सर्जरी है और सर्जरी के बाद इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में डॉक्टर्स आपको ढंग से ब्रीफ करते हैं जिससे कि आपको उसके बाद पोस्ट सर्जरी कम तकलीफ हो और आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। डॉक्टर हिमांशु, हमारे दर्शकों की तरफ से लगातार सवाल आते रहते हैं। इन्हीं में से एक दर्शक की समस्या है कि उनके सामने, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, उनका कहना है कि उनकी बहन को सुबह उठते के समय अंगूठे में दर्द रहता है और दर्द से राहत पाने के लिए मलहम का भी वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन परिणाम उतना संतोषजनक नहीं होता। इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? ऐसा है कि आपने जैसे बताया कि उनकी उंगलियों में जो है स्टिफनेस रहती है और 1 से 2 घंटे तक वो स्टिफनेस रहती है और ये सुबह के टाइम होता है। ये प्रमुखतः गठिया में होता है। गठिया जिसे हम जगह वाला, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, इसके लिए कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं। वैसे तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि आप अपने डॉक्टर से मिले तो बता सकते हैं कि ये गठिया है या नहीं। आपने जो ये चीजें बताई इससे ये प्रतीत होता है कि ये गठिया है और इसका इलाज एक या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से या फिर रूमेटोलॉजिस्ट से इसका इलाज दवाओं द्वारा मतलब पॉसिबल है। और जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी हम उतना हम जोड़ों को बचा सकते हैं और मतलब आप अपने जोड़ों को एंजॉय कर सकते हैं लंबे टाइम तक। तो इसलिए दवाइयां नियमित तौर से और जल्दी शुरू करनी चाहिए। तो हम आर्थराइटिस की बात कर रहे थे, लेकिन आर्थराइटिस जो है ठंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ठंड में और भी कई तकलीफें होती हैं जिससे हमें बच के चलना होता है। जैसे कि ठंड में सर्दी लगने से लोगों को काफी गंभीर बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। बच्चों को ठंड से काफी तकलीफ होती है। कैसे इससे बचा जाए, इस पे बात करते हैं। डॉक्टर अतुल मिश्रा, बच्चों को ठंड से कैसे बचाया जा सकता है? बच्चों को मेनली ठंड से बचाते हैं और हम कोल्ड वाटर वगैरह से अवॉइड कराते हैं, खट्टा वगैरह नहीं देते, बाहर की चीज़ें नहीं खिलाते हैं। बच्चे को कोशिश ये करें कि बच्चे कहीं पे कोई चीज़ गंदी जगह को टच करके मुंह में ना ले। इन सब चीज़ों का अगर हम देखभाल करते हैं बच्चे के लिए तो फिर बच्चे को बचाया जा सकता है। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि ठंड में बॉडी रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाता है। खासकर जब आपको सर्दी होती है तो बॉडी बहुत कुछ झेलने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में एहतियात बहुत जरूरी होता है कि किन किन चीजों से बचा जाए इस तरह के मौसम में। डॉक्टर अतुल, बुजुर्गों को ठंड से कैसे बचाया जा सकता है, ये भी बताइए। जस्ट लाइक बच्चे और बुजुर्ग में कोई अंतर नहीं होता। बच्चे की इम्यूनिटी जितनी लो होती है उतनी ही इम्यूनिटी बुजुर्गों की लो होती है। तो दोनों में सेम चीज है। जो बीमारियां बच्चों में होती है कॉमनली न्यूमोनाइटिस, वही बीमारियां बुजुर्गों में भी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी सेम है। अगर हम मिडिल एज में आते हैं तो मिडिल एज वालों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उसमें चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों को, बुजुर्गों को ठंड में बचाने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर अतुल, ठंड में किस तरह की बीमारियां छोटे बच्चों को होने की संभावना होती है जिनसे बचा जाए? इस टाइम में सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारियां देखने को मिल रही है वो न्यूमोनाइटिस है, निमोनिया, जो बच्चे में कॉमनली हो जाती है। ये मेनली ठंड की वजह से भी होती है और इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। इन्फेक्शन किसी भी तरह से लग सकती है। ज्यादातर बच्चे फॉरेन बॉडी कुछ उठा ले, खा ले, उसकी वजह से लग सकती है। या नहीं तो लंबे टाइम तक अगर कफ एंड कोल्ड हो रही है और उस पर हम लोग केयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। अगर हम जल्दी केयर करें तो न्यूमोनाइटिस में कन्वर्ट करने से रोक सकते हैं। अगर केयर हम बाद में करेंगे 5 दिन 7 दिन अगर ज्यादा चल जाती है कफ एंड कोल्ड तो वो निमोनिया में चेंज कर जाती है, वो निमोनिया हो जाता है।
न्यूमोनाइटिस आती है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस होती है बच्चों में, ठीक है, वो भी लंग से ही रिलेटेड है। जो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होती है, जिसमें लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में टॉन्सिलाइटिस बच्चों में कॉमन देखने को मिलती है, पेरोटिड स्वेलिंग हो जाती है, और ये अपर रिस्पायरेटरी में। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ब्रोंकाइटिस आती है, न्यूमोनाइटिस आती है, मेनली यही सारी प्रॉब्लम आती है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को हमारे इस खास कार्यक्रम से अहम जानकारियां मिली होंगी और आप इन तमाम रोगों से बचने के लिए अच्छे उपाय अपना सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं और सही निर्धारण अपने स्वास्थ्य के बारे में सही निर्णय ले सकते हैं। आप तीनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी है इंडिया न्यूज पे।